प्यारे साथियों नमस्कार। आप सभी का बिहार बोर्ड के सबसे विश्वसनीय प्लेटफॉर्म आपके अपने बिहार बोर्ड साइंस विद्याकुल पर। प्यारे बच्चों, आज हम बताने वाले हैं आपको वो कौन कौन से फिजिक्स के टॉपिक हैं, वे कौन कौन से फिजिक्स के चैप्टर हैं जो आपके एग्जाम में आने वाली परीक्षा में बहुत ही ज्यादा आपकी हेल्पफुल करने वाले हैं, मदद करने वाले हैं। उन्हें पढ़े बिना बिल्कुल भी मत जाना और कैसे होगी उनकी तैयारी ये भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो प्यारे बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। चलो शुरू करते हैं फिजिक्स का वे सारे टॉपिक, वे सारे कंसेप्ट, वे सारे चैप्टर जो आपकी कक्षा 12 में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि अगर इन्हें नहीं पढ़ा आपने तो कहीं ना कहीं इस बार की आने वाली परीक्षा में आप छूटने वाले हो, पीछे रह जाओगे। तो इन चैप्टर को पढ़ करके ही आपको परीक्षा में जाना है। चलिए शुरू करते हैं बारी बारी से हर वो टॉपिक देखना कि आखिरकार ऐसे कौन कौन से टॉपिक, कौन कौन से चैप्टर है जो आपकी परीक्षा में आने वाले हैं इस बार और बहुत ज्यादा काम के हैं, उन पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। और कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं भाई, ऐसे चैप्टर हैं जिन पे आपको बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, बिल्कुल आगे बढ़ जाना है, क्योंकि अंतिम समय में हमारी तैयारी उन उन चीजों पे होनी चाहिए जो आपके एग्जाम में आए, जो आपके एग्जाम में ज्यादा नंबर लेकर के आए, आपको ज्यादा नंबर आपको दिलाए। तो उन टॉपिक पर ज्यादा ध्यान देने वाले हैं आज। तो प्यारे बच्चों, कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए, नोट करिए मेरे साथ हुए सारे टॉपिक जो इस बार परीक्षा में पूछे जाएंगे। ठीक है। अगर हम बात करें प्यारे बच्चों पहला चैप्टर, क्योंकि आप फिजिक्स में देखते हैं तो पहला चैप्टर आपका जो आता है अध्याय 1। अध्याय 1, तो प्यारे बच्चों अध्याय 1 जो है हमारा वह स्थिर विद्युत आवेश और क्षेत्र का है। स्थिर विद्युत आवेश और क्षेत्र। अगर हम बात करें स्थिर विद्युत आवेश और क्षेत्र की तो हाँ, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर। सर कितना इंपॉर्टेंट है, कितने नंबर का आता है? प्यारे बच्चों, ये जो चैप्टर है अकेले ही आपकी परीक्षा में 10 से 11-12 नंबर का आ जाता है। ठीक है। इसमें से लॉन्ग आपका बन जाता है अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में तीव्रता, विद्युत द्विध्रुव इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, कूलम का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम बात करें तो कूलम का नियम इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको कूलम का नियम पढ़ना ही पढ़ना है ना। उसके अलावा आपको विद्युत क्षेत्र के बारे में पता ही होना चाहिए कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है। विद्युत क्षेत्र के बाद आपको विद्युत द्विध्रुव के बारे में पता ही होना चाहिए कि विद्युत द्विध्रुव क्या होता है। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। द्विध्रुव के कारण तीव्रता निकालना आना चाहिए क्षेत्र की, ये सारा कुछ आपको आना चाहिए। और बात करी जाए कि और कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है इसमें, तो इसी में आता है आपका गॉस की प्रमेय। इसी में आता है गॉस की प्रमेय, विद्युत फ्लक्स। तो गॉस की प्रमेय और विद्युत फ्लक्स जैसे टॉपिक भी आपको आने ही चाहिए। गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग भी अगर आपने पढ़ लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग ये भी आपकी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये भी आपके इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपके 3 अनुप्रयोग आते हैं, वो आपको याद करने चाहिए क्योंकि वो लॉन्ग में आपके इस बार आ सकते हैं। जैसे एक अनुप्रयोग तो आ सकता है कि भाई एक लंबा सा तार है, उस तार के कारण जो है आर दूरी पर तीव्रता निकालने के लिए आ सकता है। ई बराबर लैम्डा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, इसका डेरिवेशन आपको आना ही चाहिए। इसके अलावा और क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है? इसके अलावा इंपॉर्टेंट हो सकता है दूसरा जो इसका है कि भाई एक शीट है, उस शीट पर प्लस क्यू आवेश फैला हुआ है, इस शीट के पास आर दूरी पर कोई बिंदु पी है, यहाँ पर तीव्रता निकालने के लिए ई बराबर सिग्मा अपॉन 2 पाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ये आ सकता है। एक कोई खोखला गोला है, ठोस गोला है, उस पर अगर आपने प्लस क्यू आवेश दिया तो उसके सेंटर पर, उसके भीतर तीव्रता निकालने के लिए, पृष्ठ पर तीव्रता निकालने के लिए, पृष्ठ से बाहर तीव्रता निकालने के लिए, ये 3 डेरिवेशन इसमें पहले चैप्टर में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कहां से पढ़ोगे आप? तो भैया इसका पूरा वन शॉट आपको वीडियो में मिल जाएगा, इसी चैनल पर मिल जाएगा, सारा कुछ कराया गया है, आप वहां से पढ़ सकते हैं पूरे चैप्टर को। 10 से 12 नंबर ही आपको चैप्टर दे करके जाएगा, एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर निकल के आता है। अब बारी आती है कि दूसरा अध्याय की बात करें। जो दूसरा अध्याय है फिजिक्स में, दूसरा अध्याय है फिजिक्स में, दूसरा अध्याय हमारा है स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता। वास्तव में आप कह सकते हैं विभव और धारिता के बारे में बताता है। विभव और धारिता, तो हम इसको लिखते हैं स्थिर विद्युत विभव और धारिता, स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता, तथा धारिता। दूसरा अध्याय हमारा ये बताता है। अब इसमें हमारे पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक निकल के आता है, पहला चीज तो विभव आपको पता होना चाहिए कि विभव क्या होता है। बिंदु आवेश के कारण आर दूरी पर विभव प्लस क्यू आवेश है, इससे आर दूरी पर विभव निकालना आपको आना चाहिए कि भाई आर दूरी पर विभव का फॉर्मूला वी बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में आर, ये आना चाहिए। द्विध्रुव के कारण विभव निकालना आना चाहिए, पहली चीज। और साथ ही साथ इसमें जो आना चाहिए वो है संधारित्र, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। धारिता से आप क्या समझते हैं? संधारित्र कितने प्रकार का होता है,
संधारित्र में भी आपके 3 प्रकार के संधारित्र आपको अच्छे से आने चाहिए, क्योंकि उससे डेरिवेशन बन जाता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो है समांतर प्लेट संधारित्र। समांतर प्लेट संधारित्र आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दूसरा है गोलीय संधारित्र, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आया हुआ है परीक्षा में से बहुविकल्पीय प्रश्न, तो गोलीय संधारित्र है। और तीसरा है बेलनाकार संधारित्र। बेलनाकार संधारित्र, ये 3 चीज अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपका काफी सारा क्वेश्चन बन जाता है। कई बार लॉन्ग क्वेश्चन इसमें वन डे ग्राफ जनरेटर से भी पूछ लेता है, तो एक टॉपिक ये भी रख लीजिएगा वन डे ग्राफ जनरेटर का, ठीक है। वन डे ग्राफ जनरेटर भी थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, जनरेटर थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन कई बार लॉन्ग में 5 नंबर का निकल के आ जाता है, ठीक है जी। चलिए अब देखते हैं, अगला है अध्याय नंबर 3 हमारा। अध्याय 3 जो है हमारा आता है विद्युत धारा। विद्युत धारा है साथियों। अब ये विद्युत धारा सर इसमें क्या क्या टॉपिक है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है बाबू? इसमें छोटे छोटे टॉपिक बहुत सारे हैं, बहुत सारे टॉपिक हैं। तो आपको क्या करना है ना, उन छोटे छोटे टॉपिकों पर कवर करना है। जैसे विद्युत धारा क्या होता है, पहला तो एक टॉपिक है धारा के बारे में आप जानिए, फिर उसके बाद धारा घनत्व के बारे में जानिए, धारा घनत्व क्या होता है, फिर उसके बाद चालकता के बारे में जानिए, फिर उसके बाद प्रतिरोध के बारे में जानिए, ओम के नियम के बारे में जानना है, ओम का नियम जानना है। उसके बाद क्या जानना है साथियों, ओम के नियम के बाद प्रतिरोधकता जानना है कि प्रतिरोधकता क्या होता है, क्योंकि प्रतिरोधकता मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका मात्रक विमा आपको पता ही होना चाहिए, बिना पता हुए आप एग्जाम में नहीं जा सकते। उसके अलावा आपके पास क्या होना चाहिए, चालकता हो गया जी, चालकता हो गया, हाँ चालकता हो गया, प्रतिरोधकता हो गया, ये सब चीजें आपको आनी चाहिए, ये सब चीजें आपको टर्म पता होने चाहिए। इसके बाद अगर आपने इतना चीज पता कर लिया तो ओम का नियम आपको पता, ओम का नियम हो गया, कलर कोड आपको पता होना चाहिए बाबू, कलर कोड तो आपको पता होना चाहिए, कलर कोड पता हुए बिना मत जाइएगा। इसके अलावा अगर आप इतना चीज पढ़ लिए ना तो आपको जूल का नियम पूछ लेता है कई बार, ऊष्मा चालक तार में ऊष्मा, और उसके बाद आता है हमारा शक्ति वगैरह आपको पता होना चाहिए कि पावर जो है वो शक्ति व्यय, ये आपको पता होना चाहिए। इतना चीज, शक्ति व्यय मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे कई बार ऑब्जेक्टिव पूछा है मल्टीपल टाइम, ठीक है जी। अब इतना पार्ट करने के बाद आपके बाद क्या आता है, किरचॉफ का नियम आता है, वो आपको पता होना चाहिए। किरचॉफ का नियम बिल्कुल अच्छे से पढ़ लीजिएगा, किरचॉफ का नियम बिल्कुल पढ़े बिना मत जाइएगा, किरचॉफ का नियम आ सकता है, ठीक है जी। दोनों नियम आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए, ठीक है जी। चलिए अब बारी आती है कि भाई चौथा देखा जाए, चौथा चैप्टर। हाँ सर ये भी सारे इंपॉर्टेंट है, जो 3 चैप्टर थे आपको मैंने 3 चैप्टर बताया, तीनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब बात करते हैं चौथा अध्याय। चौथा अध्याय में क्या क्या इंपॉर्टेंट है बाबू? चौथा अध्याय 4, अध्याय 4 हमारा क्या है, अध्याय 4 हमारा क्या है, चुंबक के बारे में बताता है ना, चुंबक के बारे में बताता है अध्याय 4। तो अध्याय 4 हमारा बताएगा कि आपका चुंबक कैसा होगा ना, इसके बारे में बताएगा, ठीक है जी। तो चुंबक में आपको कौन कौन से चैप्टर पता होने चाहिए, बताइए जल्दी से, फटाफट बताइए। चुंबक में आपको पता होना चाहिए गतिमान आवेश और चुंबकत्व में जो आपको पता होना चाहिए, गतिमान आवेश व चुंबकत्व में आपको पता होना चाहिए कुछ विशेष टॉपिक, व चुंबकत्व में कुछ विशेष टॉपिक पढ़ने हैं। सारे टॉपिक आपको पढ़ने नहीं बैठना है, ठीक है, सारे टॉपिक पढ़ने नहीं बैठना है। इसमें आपको पढ़ना है, इसमें एम्पियर का परिपथीय नियम, सबसे पहला काम यही करिएगा, एम्पियर का परिपथीय नियम पढ़िएगा, लॉरेंज बल पढ़िएगा, लॉरेंज बल पढ़िएगा, पहले यहीं से स्टार्ट करते हैं, लॉरेंज बल पढ़िएगा। फिर उसके बाद आवेश के कारण बल, आवेश पर बल, आवेश पर बल, ठीक है, आवेश पर बल F = QVB sin थीटा, ये भी बहुत पूछा जाता है, ठीक है जी, ये भी बहुत पूछा जाता है। तीसरा इसमें जो पढ़िएगा वो पढ़िएगा आप एम्पियर का परिपथीय नियम, इसमें टोरॉइड भी आता है, इसमें परिनालिका भी आता है, तो आप इसमें परिनालिका पढ़िएगा, टोरॉइड पढ़िएगा। बेसिकली आप इसमें बहुत सारा चीज़ है पढ़ने के लिए, इसमें पढ़ने के लिए तो बहुत सारा चीज़ है, ठीक है ना। तो बायोसेवर्ट का नियम एक है, बायोसेवर्ट का नियम एक है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आता है, इसको पढ़े बिना मत जाइएगा। और क्या पढ़े बिना मत जाइएगा भैया, एम्पियर का परिपथीय नियम पढ़िएगा, एम्पियर का परिपथीय नियम जरूर पढ़ लीजिएगा, परिपथीय नियम जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और क्या पढ़ लीजिएगा, और क्या पढ़ लीजिएगा बाबू, एम्पियर के परिपथीय नियम के बाद परिनालिका, परिनालिका जरूर पढ़ लीजिएगा जी, ठीक है, परिनालिका जरूर पढ़ लीजिएगा। इतना सारा चीज जब पढ़ लीजिएगा उसके बाद जो है आपको जरूरत पड़ेगा, उसके बाद आपको जरूरत पड़ेगा, टोरॉइड वगैरह उतना नहीं आता है, परीक्षा में नहीं पूछा जाता है, फिर भी जान लीजिएगा, एक बार थोड़ा सा देख लीजिएगा, बाकी टोरॉइड से क्वेश्चन कभी नहीं बनता है।
लॉरेंज बल, आवेश पर बल, बायोसेवर्ट का नियम, एम्पियर का परिपथीय नियम, परिनालिका, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर के जो बनते हैं। और लास्ट में एक टॉपिक इसमें भूलिएगा बिल्कुल भी मत, गैल्वेनोमीटर के बारे में पढ़ने के लिए। गैल्वेनोमीटर का कैसे वोल्ट मीटर में बदलते हैं, गैल्वेनोमीटर कितने प्रकार का होता है, ये सारा चीज इसमें पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है हमारा कौन सा अध्याय, अध्याय नंबर 5वां, अध्याय नंबर 5वां, चुंबकत्व और द्रव्य। अध्याय 5वां, चुंबकत्व और द्रव्य, चुंबकत्व और एवं द्रव्य करके लिखते हैं, ठीक है, द्रव्य। अच्छा, इसमें क्या क्या चीज बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, ये चैप्टर ना इंपॉर्टेंट होता है भू चुंबकत्व, पृथ्वी के चुंबकत्व के बारे से स्टार्ट होता है, जिसमें आपका मेन चीज आ जाता है। पहला तो चुंबकीय आघूर्ण बिल्कुल भी मत छोड़िएगा, चुंबकीय आघूर्ण बिल्कुल भी मत छोड़िएगा, इससे क्वेश्चन बन जाता है कई बार। दूसरा बन जाता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र, ये सब बिल्कुल भी मत छोड़िएगा, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता वगैरह बिल्कुल मत छोड़िएगा। और मैं यहाँ लिख देता हूँ चुंबकीय क्षेत्र वगैरह, चुंबकीय क्षेत्र व तीव्रता, ये सब मत छोड़िएगा, ठीक है। तीसरा चीज जो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट आता है, भू चुंबकत्व, पृथ्वी का जो चुंबकत्व है ना, भू चुंबकत्व के अवयव, भू चुंबकत्व के अवयव, इसको मत छोड़िएगा भाई, इसको जो है ना, इसके सारे अवयव पढ़ लीजिएगा, इसके कितने अवयव होते हैं वो सारा कुछ पढ़ लीजिएगा, भू चुंबकत्व के अवयव। चौथा जो चीज आता है ना भू चुंबकत्व के अवयव के बाद, अब जो चैप्टर भू चुंबकत्व के अवयव के बाद नीचे चला जाता है, कहाँ चला जाता है, जिसमें हम लोग पदार्थों का वर्गीकरण करते हैं, लौ चुंबकत्व, वो अणुचुंबकत्व, ये सारा चीज। तो पदार्थों का वर्गीकरण जो इसमें होता है ना, वो बहुत काम का है। तो पदार्थों का वर्गीकरण, जिसमें हम लोग किसमें कितने प्रकार का वर्गीकरण करते हैं जी, 3 प्रकार का वर्गीकरण करते हैं। कौन कौन सा, अणुचुंबकत्व, प्रतिचुंबकत्व और लौह चुंबकत्व। तो ये तीनों प्रकार ना आपको क्या करने हैं, पढ़ लेने हैं, ठीक है जी। तो पदार्थों का वर्गीकरण, ये सारा मेन इंपॉर्टेंट चीज है जो इस चैप्टर से आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। चलिए अब आते हैं अध्याय नंबर 6 में, अध्याय नंबर 6 में जो आपको पढ़ना है, अध्याय 6 आपको क्या पढ़ना है उसके बारे में देखिए। अध्याय 6 में हमारा आता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, क्योंकि अब हम फ्लक्स में घुस रहे हैं, ठीक है। कहां घुस रहे हैं जी, फ्लक्स में। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण आ जाएगा हमारा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ठीक है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब विद्युत चुंबकीय प्रेरण में हम बात करें बाबू, तो यहाँ पे ना हम लोग बात कर रहे हैं चुंबकीय फ्लक्स के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं पहला चीज की चुंबकीय फ्लक्स आपको पता होना चाहिए बाबू, चुंबकीय फ्लक्स जरूर पढ़िएगा, इसको पढ़े बिना मत जाइएगा। दूसरा चीज फैराडे का नियम, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फैराडे का नियम, बिल्कुल इसको पढ़े बिना मत जाइएगा, ठीक है। और तीसरा चीज यही में आ जाता है लेंज का नियम, क्या चीज आता है, लेंज का नियम बाबू, लेंज का नियम मोस्ट इंपॉर्टेंट आ जाता है। अब बात करते हैं लेंज के नियम के बाद क्या आता है जी, इसमें आता है स्वप्रेरण, इसमें आता है अन्योन्य प्रेरण, ठीक है जी। स्वप्रेरण, अन्योन्य प्रेरण, स्वप्रेरण व अन्योन्य प्रेरण, अन्योन्य प्रेरण। और फिर उसके बाद आखिरी में क्या आ जाता है, आखिरी में आ जाता है आपका भंवर धारा, भंवर धारा। इतना चीज जो है पढ़े बिना इसमें से मत जाइएगा। और स्वप्रेरण के कारण जो है, स्वप्रेरकत्व, किसी परिनालिका का जो स्वप्रेरकत्व है, इससे एक डेरिवेशन भी आ सकता है कि परिनालिका का स्वप्रेरकत्व निकालिए, इससे भी परीक्षा में क्वेश्चन इस बार बन सकता है, ठीक है। तो इसको भी व्यंजक भी अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अध्याय 6 के बाद, अध्याय 6 के बाद आता है अध्याय 7, अध्याय 7, अध्याय 7 है बाबू हमारा प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा यानी कि अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट। अभी अल्टरनेटिंग करंट में क्या क्या टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट की बात करी जाए ना साथियों, तो इस चैप्टर में सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि धारा का वर्गमाध्य मूलमान और धारा का औसत मान, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहला चीज क्या इंपॉर्टेंट है, धारा का वर्गमाध्य मूलमान, वर्गमाध्य मूलमान, ये निकालना आना चाहिए, पूरा डेरिवेशन है बाबू, ठीक है। आई आर एम एस बराबर कितना, आई नॉट अपॉन में √2 आना चाहिए, आपको निकालना प्रूफ करना आना चाहिए, कई बार पूछा है, ठीक है। और वह धारा का औसत मान, ये भी आना चाहिए निकालना, औसत मान ये भी आना चाहिए, ठीक है। कितना होता है औसत मान, आई मीन 2I नॉट अपॉन में पाई, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे इतना आना चाहिए आपको निकालना, 0.637 कुछ ऐसे करके आता है ना, तो वो पूरा आपको निकालना आना चाहिए। और एक पूर्ण चक्र के लिए धारा का औसत मान कितना होता है,
जीरो होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये सारा कुछ का जो वन शॉट है हम पूरा वीडियो करा चुके हैं इस चैनल पर, जरूर जाके देखिएगा, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो आपका एक एक नंबर, एक एक टॉपिक अच्छे से कवर हो जाएगा और आपको फिर और ज्यादा चिंता करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। एग्जाम अभी बहुत कम समय बाकी है, बिल्कुल बिल्कुल जाग जाइए। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरा टॉपिक। दूसरा टॉपिक क्या है बाबू? धारा का वर्ग माध्य मूल मान, धारा का औसत मान। इसको पढ़ने के बाद आप पढ़िएगा एलसीआर, एलसीआर श्रेणी क्रम, एलसीआर श्रेणी क्रम परिपथ, इसको बिल्कुल पढ़ के जाइएगा। ठीक है, इससे क्वेश्चन बन सकता है एलसीआर श्रेणी क्रम। और उसके बाद क्या चीज आता है? उसके बाद आता है बाबू इसी में एलआर सर्किट, सीआर सर्किट, अलग अलग सर्किट इसी में पूछता रहता है। ठीक है, शक्ति गुणांक बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, शक्ति गुणांक, शक्ति गुणांक। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आता है शक्ति गुणांक। और इसमें है टॉपिक और भी बहुत सारी चीज है, वाटहीन धारा है, और इसमें एक हमारा वो आता है जिसमें कुछ इस प्रकार से एलआर सर्किट पे बेस्ड आता है ना, एलआर सर्किट पे बेस्ड आता है। ठीक है, चोक कुंडली, चोक कुंडली जिसे कहते हैं। छोटा छोटा बहुत सारा टॉपिक है, लेकिन उतना आपको पढ़ना की जरूरत नहीं है। जो मेन मेन टॉपिक है वो आपको बता दे रहे हैं कि जो जो आपसे बहुत ज्यादा एकदम सीधा संबंध है वो आपके एग्जाम में सीधा पूछ सकता है तो टॉपिक इसमें बहुत सारा, लेकिन आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपकी परीक्षा में इस बार आ सकता है, जिसको पढ़े बिना बिल्कुल मत जाइएगा, वो आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, अच्छा, शक्ति गुणांक पूछ लिया, कॉस फाई वगैरह पूछ लिया। कॉस फाई एलआर सर्किट का शक्ति गुणांक पूछ सकता है ना, एलसीआर, और किसका किसका पूछ सकता है? सीआर सर्किट का पूछ सकता है, और किसका पूछ सकता है? एलसी सर्किट का शक्ति गुणांक पूछ सकता है, अलग अलग प्रकार से। प्रतिबाधा वगैरह पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और क्या पढ़ लीजिएगा बाबू? शक्ति गुणांक के बाद ट्रांसफॉर्मर, बिल्कुल पढ़े बिना मत जाइएगा, इस चैप्टर की जान है भैया ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफॉर्मर पढ़े बिना मत जाइएगा। ट्रांसफॉर्मर में ऊर्जा हानि, ट्रांसफॉर्मर की ऊर्जा हानि, इसको भी पढ़े बिना मत जाइएगा। ऊर्जा हानि कितने प्रकार का होता है, ये सारा कुछ बिल्कुल लगाए बिना मत जाइएगा। ट्रांसफॉर्मर की दक्षता वगैरह देख लीजिएगा अच्छे से, लॉन्ग क्वेश्चन बना देते हैं इससे। ठीक है, चलिए अब अध्याय 7 के बाद अध्याय 8 आता है हमारा। अध्याय 8 भैया, अध्याय 8 का इंपॉर्टेंस बिल्कुल भी नहीं है, विद्युत चुंबकीय तरंगे है अध्याय 8, विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं अध्याय 8। ठीक है, इसका इंपॉर्टेंस तो बिल्कुल भी नहीं है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का, लेकिन इसमें से कुछ कुछ टॉपिक पूछ सकता है। जैसे कि आपको पता होना चाहिए विद्युत चुंबकीय तरंगे कितने प्रकार की, प्रकार पूछ लीजिएगा कि भैया एक बार देख लीजिएगा कितने प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। ठीक है, वो सारा प्रकार देख लीजिएगा, किसकी भेदन क्षमता ज्यादा होती है, कौन से विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या कार्य करती है, विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न कैसे हुई है। बेसिक नॉलेज अगर आपको रहेगा ना, तो आपका ऑब्जेक्टिव जो इससे बनेगा एक दो ठो, वो भी आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल नहीं फंसेगा। ठीक है ना, तो हमारा उद्देश्य है कि इस वीडियो से आपका सारा कवर हो जाए, एक भी टॉपिक ऐसा ना हो जो बाहर से आए। ठीक है, सब कुछ बढ़िया से हो जाए। ठीक है, तो प्रकार पढ़ लीजिएगा जरूर से, और ये भी पढ़ लीजिएगा कि जो ई और बी का अनुपात होता है ना, वो क्या होता है? सी के बराबर, यानी प्रकाश की चाल के बराबर होता है। ठीक है, ये भी पढ़ लीजिएगा। और विद्युत ऊर्जा घनत्व और हमारा चुंबकीय ऊर्जा घनत्व, इन दोनों का अनुपात भी पढ़ लीजिएगा, सारा कुछ इसमें आता है। ठीक है ना, वो 1 होता है विद्युत ऊर्जा घनत्व और चुंबकीय ऊर्जा घनत्व का अनुपात। ठीक है, तो ये भी पढ़ लीजिएगा। बाकी इसमें और कुछ है नहीं, इस चैप्टर में बस इतना ही है, छोटा सा चैप्टर है, इसमें कुछ और पढ़ने की जरूरत है नहीं। प्रकार पढ़ लीजिएगा, विद्युत ऊर्जा घनत्व चुंबकीय ऊर्जा घनत्व का अनुपात 1 होता है, वो देख लीजिएगा। ई और बी का अनुपात सी होता है, ये देख लीजिएगा। विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में अगर लिखने के लिए कह दिया जाए 2 लाइन, तो आप लिख पाओ, इतनी कम से कम आपकी तैयारी रहे। ठीक है, चलिए अब आते हैं सेकेंड बुक। आपका सेकेंड बुक आ गया, आपका सेकेंड बुक, सेकेंड बुक आ गया आपका। सेकेंड बुक में हमारा कहां से स्टार्ट होता है बेटा? चैप्टर नंबर 9 अध्याय 9। ठीक है, अध्याय 9 से स्टार्ट होता है। और अध्याय 9 क्या है? किरण प्रकाशिकी और प्रकाशिकी यंत्र, किरण प्रकाशिकी व प्रकाशिकी यंत्र। तो भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये तो, वह प्रकाशिकी यंत्र। इसमें तो भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है सारा कुछ, प्रकाशिकी यंत्र। ठीक है, सारा कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट है बाबू। क्या क्या अगर हम बात करें, पहला अपवर्तन से स्टार्ट होता है, परावर्तन से नहीं स्टार्ट होता हमारे बिहार बोर्ड में, अपवर्तन से स्टार्ट होता है। तो अपवर्तन आपको पढ़ के जाना है अच्छे से, अपवर्तन के सारे नियम वगैरह, क्रांतिक कोण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, सब कुछ अच्छे से पढ़ के जाना है इसमें। ठीक है, उसके बाद आता है प्रिज्म। आपको प्रिज्म में हर चीज देख के जाना है, प्रिज्म कोण वगैरह निकालना, और इसमें न्यूनतम विचलन कोण निकालना आना चाहिए। ठीक है, और क्या क्या आना चाहिए नोट कर लीजिए, न्यूनतम विचलन कोण निकालना आना चाहिए, कोणीय वर्ण विक्षेपण आना चाहिए, वर्ण विक्षेपण क्या होता है, ठीक है, वर्ण विक्षेपण क्षमता क्या होता है, प्राथमिक केंद्र धनुष, द्वितीय केंद्र धनुष, नोट कर लीजिए फटाफट से, प्रकीर्णन क्या होता है, ये सारे टॉपिक आपको आने चाहिए, नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए
अब तीसरा नंबर पे आता है क्या, प्रिज्म के बाद जब हम प्रिज्म पढ़ लेते हैं, अपवर्तन पढ़ लेते हैं, उसके बाद हमारा आता है एक चीज छूट रहा है क्या, प्रिज्म हो गया, मानोनेत्र हो गया, मानोनेत्र में आते हैं ना फिर उसके बाद मानोनेत्र, तीसरा तो टॉपिक मानोनेत्र है, मानोनेत्र है। अब मानोनेत्र में क्या पढ़िएगा, मानोनेत्र में जब आप जाते हैं तो फिर आपका उसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है क्या क्या चीज, उसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका सरल सूक्ष्मदर्शी, बहुत इंपॉर्टेंट है, सरल सूक्ष्मदर्शी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। आवर्धन क्षमता सरल सूक्ष्मदर्शी की, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की, ठीक है, और क्या, दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता। तो आवर्धन क्षमता जो है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मानोनेत्र के बारे में भी आपने हाई स्कूल में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, तो मानोनेत्र के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मानोनेत्र के जो दोष होते हैं ना, ये सारे दोष भी आप अच्छे से याद रहे, ठीक है, दोष याद रहे। उसके बाद ये सारी तीनों चीजों को मैं यहां से हटा के इसको कर दे रहा हूं भाई, ये तीनों चीजें क्या है, आवर्धन क्षमता, इन तीनों की क्या आनी चाहिए आपको, आवर्धन क्षमता आनी चाहिए बाबू, ठीक है, आवर्धन क्षमता आनी चाहिए, ठीक है ना। और इसी में कुछ बेसिक बेसिक फॉर्मूले हैं, जैसे समतुल्य लेंस की फोकस दूरी है ना, वो फॉर्मूला आपको प्रूफ करने के लिए आना चाहिए, जैसे कुछ फॉर्मूले इसमें प्रूफ करने के लिए आने चाहिए, मैं वो सारे फॉर्मूले लिख दे रहा हूं जो आपको प्रूफ करने के लिए। जैसे एक फॉर्मूला n इज इक्वल टू साइन a प्लस डेल्टा m बाई टू अपॉन में साइन a बाई टू, अपॉन में साइन a बाई टू, ये प्रिज्म का फॉर्मूला है, ये आपको प्रूफ करने के लिए आना चाहिए, ठीक है, कहीं ना कहीं आपको इंपॉर्टेंट है पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला डेरिवेशन के लिए 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस में d अपॉन में f1 f2, ये फॉर्मूला प्रूफ करने के लिए आना चाहिए। पिछली क्लास में इसको हमने कराया है, जाके देख लीजिएगा, ठीक है। तीसरा फॉर्मूला आपका, तीसरा फॉर्मूला लेंस मेकर फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू n-1 या म्यू माइनस 1 1/r1 माइनस 1 में r2, ये फॉर्मूला आना चाहिए, ठीक है, ये फॉर्मूला आना चाहिए। और भी इसी प्रकार से बहुत सारे फॉर्मूले, मतलब ये तीन तो बेसिक फॉर्मूले हैं जो आपको आने ही चाहिए, ठीक है। और एक अपवर्तन का सूत्र है म्यू, अब एक अपवर्तन का सूत्र मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, चलिए यहाँ लिख दे रहा हूँ, अपवर्तन का सूत्र एक आना चाहिए, जैसे कौन सा एक फॉर्मूला है, म्यू टू अपॉन में वी माइनस म्यू वन अपॉन में यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन में आर, ये फॉर्मूला प्रूफ करने के लिए आना चाहिए, ठीक है जी, ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए। इसी फॉर्मूले से ये निकल के आता है, इसी फॉर्मूले से ये निकल के, और ये मतलब ये तो अलग निकल के आएगा, ये तो प्रिज्म का सूत्र है। प्रिज्म के सूत्र में भी आपको कई सारे फॉर्मूले निकल के आने चाहिए, ठीक है, जैसे जैसे डेल्टा एम इज इक्वल टू n-1 इंटू में ये फॉर्मूला आना चाहिए, ये फॉर्मूला निकल के आना चाहिए। इसी से आपका थीटा बराबर निकल के आता है, बहुत सारे फॉर्मूले हैं, ये सारे बेसिक फॉर्मूले आपको इसमें से क्लियर होने चाहिए, ठीक है ना, ये सारे बेसिक फॉर्मूले आपको बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। लेंस की क्षमता भी आपको पता होनी चाहिए कि लेंस की क्षमता क्या होती है, ये सारी चीजें। उसके बाद आता है हमारा 10वां चैप्टर, 10वां चैप्टर प्यारे बच्चों, 10वां चैप्टर अध्याय 10, अध्याय 10, अध्याय 10 है हमारा तरंग प्रकाश की साथियों, तरंग प्रकाश की। तरंग प्रकाश की बात करी जाए तो इसमें आपका हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत, हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत, हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत, ये बहुत ही अच्छे से आना चाहिए, ये बहुत ही अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। और साथ ही साथ आपको आना चाहिए तरंगाग्र क्या होता है उसके बारे में, कि भाई तरंगाग्र क्या होता है उसके बारे में, तरंगाग्र कितने प्रकार का होता है, तरंगाग्र क्या होता है, ये सब चीज आपको आनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई कि और क्या आता है इस चैप्टर में, तो व्यतिकरण का बारे में आना चाहिए, व्यतिकरण में फ्रिंज की चौड़ाई के व्यंजक प्राप्त होना चाहिए, व्यतिकरण आना चाहिए कि भाई व्यतिकरण क्या होता है, ठीक है। उसके बाद व्यतिकरण में फ्रिंज की चौड़ाई का व्यंजक W बराबर कैपिटल D लैम्डा अपॉन में स्मॉल d, ये फॉर्मूला प्रूफ करने के लिए आना चाहिए, ठीक है जी। और क्या आना चाहिए, व्यतिकरण के बाद आना चाहिए विवर्तन, विवर्तन के बारे में थोड़ा सा जान लीजिएगा, बहुत ज्यादा डीप में नहीं जानना है, ठीक है। अब मैं इसे मिटा ही दे रहा हूँ, विवर्तन उतना नहीं पूछता है, विवर्तन हमारे बिहार बोर्ड में उतना नहीं पूछता है, इसका इतिहास रहा है। व्यतिकरण लेकिन अच्छा खासा पूछ लेता है, ठीक है। व्यतिकरण में फ्रिंज की चौड़ाई और इसमें तीव्रता पूछ लेता है, व्यतिकरण की परिभाषा पूछ लेता है, विवर्तन की भी परिभाषा पूछा है एक बार, ठीक है। अच्छा, लेकिन सिर्फ विवर्तन में परिभाषा भर पूछा है, व्यतिकरण में बहुत सारी चीजें पूछा है, ठीक है। व्यतिकरण में पूछ लेता है आपसे कि जो तीव्रता बनती है, अधिकतम तीव्रता, न्यूनतम तीव्रता क्या होता है, संपोषी व्यतिकरण, विनाशी व्यतिकरण क्या होता है, संपोषी व्यतिकरण में कालांतर और पथांतर क्या होता है, ये सारी चीजें जो है ना व्यतिकरण में पूछ लेता है। तो व्यतिकरण इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आता है ध्रुवण साथियों,
ध्रुवण आता है, ध्रुवण। ध्रुवण में बेसिकली बहुत सारी चीजों में पोलराइड पूछ लेता है, पोलराइड पूछ लेता है कि पोलराइड क्या होता है, उस पोलराइड से आप क्या समझते हो। दूसरा पूछ लेता है ब्रूस्टर का नियम, बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रूस्टर का नियम। मैलस का नियम कभी पूछा नहीं है, लेकिन आप एक बार पढ़ लेना हल्का सा कि ब्रूस्टर का नियम वगैरह, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, ठीक है। चलिए अब अध्याय 10 के बाद आते हैं अध्याय 11 पे कि अध्याय 11 क्या है। अध्याय 11, अध्याय 11 साथी, अध्याय 11, अध्याय 11 है हमारा प्यारे बच्चों, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो विकिरण और द्रव्य की द्वैत प्रकृति, ठीक है। क्या है अध्याय 11? विकिरण और द्रव्य की द्वैत प्रकृति है अध्याय 11, है ना। विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति, बढ़िया चैप्टर है विकिरण तथा द्रव्य की। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो मैं इसे नहीं कहूंगा। विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति, द्रव्य की द्वैत प्रकृति। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज इसमें है वो मैं आपको बता दे रहा हूं कि इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या क्या है, बस आपको वही वही पढ़ लेनी है। जैसे प्रकाश विद्युत प्रभाव, पहले आप पढ़ लीजिएगा कि प्रकाश विद्युत प्रभाव होता क्या है। ये तो आपको आना ही चाहिए कि भाई इसकी परिभाषा वगैरह तो पता ही होनी चाहिए, बेसिक चीजें है ना, ये आपको पता होनी चाहिए, प्रकाश विद्युत प्रभाव की परिभाषा वगैरह आनी चाहिए अच्छे से। दूसरी चीज जो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि भाई और क्या आना चाहिए, डिब्रोगली तरंग दैर्घ्य का अच्छा खासा कंसेप्ट इसमें होता है, तो डिब्रोगली तरंग दैर्घ्य बहुत अच्छे से आना चाहिए। डिब्रोगली तरंग दैर्घ्य जो है ना, डिब्रोगली तरंग दैर्घ्य ये निकालना आपको अच्छे से आना चाहिए बाबू, ठीक है। डिब्रोगली तरंग दैर्घ्य वाला लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन में पी, ये प्रूव करने के लिए आना चाहिए, ठीक है। और भी एक डिब्रोगली तरंग दैर्घ्य लैम्डा और वोल्ट वी में क्या संबंध है वो भी आपको आना चाहिए। तो काफी सारी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए साथियों, प्रूविंग कैसे करनी है ये सब कुछ मैंने आपको लॉन्ग और शॉर्ट जब वीडियो कराई है, लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन, तो उसमें सारा कुछ कराया जा चुका है, एक बार आप जाके पिछली क्लासेस जरूर देखिएगा। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा अध्याय 12। अध्याय 12 में हमारे पास आता है परमाणु। अध्याय 12 में जो हमारे पास आता है साथियों वो है परमाणु। परमाणु यानी कि एटम। एटम में हमारे पास आता है साथियों जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो बोर का परमाणु सिद्धांत। बोर का परमाणु सिद्धांत ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप इसको कंप्लीट कर लोगे तो आपको इस चैप्टर में और कुछ दिक्कत ही नहीं आएगी। बोर का परमाणु सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा चीज जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो है हाइड्रोजन की स्पेक्ट्रम श्रेणियां, हाइड्रोजन की स्पेक्ट्रमी श्रेणियां, हाइड्रोजन की स्पेक्ट्रमी श्रेणियां, हाइड्रोजन की स्पेक्ट्रमी श्रेणी कौन कौन सी है बताइए जरा से। लाइमन श्रेणी, बामर श्रेणी, पास्टन श्रेणी, ब्रैकेट श्रेणी, फुंड श्रेणी, ये सारी आपको पता होनी चाहिए कहाँ कैसे कब बनती है स्पेक्ट्रमी श्रेणी, ठीक है। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद क्या है अध्याय 13 नंबर, अध्याय 13वां देख लेते हैं। अध्याय 13वां, अध्याय 13वां है साथियों नाभिक। क्या है साथियों अध्याय 13वां हमारा? नाभिक, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज में आपका पहले तो नाभिक का व्यास, नाभिक का घनत्व, ये सारी चीजें हैं कि भाई घनत्व बताइए नाभिक का, ठीक है जी, नाभिक का घनत्व वगैरह बताइए, ठीक है। नाभिक का घनत्व ये आपको पता होनी चाहिए, नाभिक का घनत्व पता होना चाहिए, ठीक है। नाभिक की खोज किसने करी थी वो सारी चीजें, समस्थानिक, संभारिक, ये सारा इसमें छोटा छोटा टॉपिक है। उसके अलावा नाभिक में नाभिकीय बल है, ठीक है, नाभिकीय बल है साथियों, नाभिकीय बल है, नाभिकीय बल ये आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद आपका यहाँ पे जो नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन, विखंडन व संलयन ये एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है, विखंडन व संलयन ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है बाबू, आपको आना चाहिए। तीसरा चीज जो इसमें आना चाहिए वो है आपका रदरफोर्ड और सोडी का नियम, रेडियो एक्टिविता जो टॉपिक है, रेडियो एक्टिविता। रेडियो एक्टिविता में आपको मिलेगा, रेडियो एक्टिविता में आपको क्या क्या मिलेगा बाबू? अर्धायु मिलेगी, अर्धायु मिलेगी, औसत आयु मिलेगी, अर्धायु मिलेगी, औसत आयु मिलेगी, और क्या मिलेगा? और एक टॉपिक और मिलेगा रदरफोर्ड और सोडी का नियम, रदरफोर्ड व सोडी का नियम, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। ये आपको पूरा का पूरा याद होना चाहिए, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं अध्याय 14वां। अध्याय 14वां हमारा क्या है बाबू? अध्याय 14वां, अध्याय 14वां तो आप जानते ही हो, आपको इंपॉर्टेंट है ही है, ठीक है। अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी है, पदार्थ और युक्तियां, अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी, मॉडर्न साइंस का है अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी, इलेक्ट्रॉनिकी, ठीक है। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसमें हम लोग क्या देखते हैं बाबू? इसमें हम लोग मोस्टली देखते हैं डायोड, संधि डायोड के बारे में, संधि डायोड के बारे में, पीएन संधि डायोड के बारे में, जिसमें पीएन संधि डायोड है, ठीक है। ट्रांजिस्टर के बारे में जानते हैं, ट्रांजिस्टर क्या होता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं जेनर डायोड क्या होता है, जेनर डायोड क्या होता है,
ठीक है, जब इतनी सारी चीजें आप देख लेते हो तो चौथे नंबर पे आप क्या देखते हो, नॉट गेट, नॉर गेट, ये सारे जितने भी गेट्स होते हैं, गेट्स के बारे में जानते हो, है ना। फिर उसके बाद आप देखते हो कि दार्शनिक पद्धति को उसमें बाइनरी कोड में, बाइनरी कोडिंग एक तरीके से, ठीक है, दार्शनिक संख्या को बाइनरी कोडिंग में बदलना, ये सारा कुछ आना चाहिए, ठीक है ना, ये सारा कुछ आपको पता होना चाहिए। दार्शनिक संख्या को बाइनरी कोडिंग, एक तरीके से बाइनरी कोडिंग कह देते हैं इसको, बाइनरी कोडिंग आपको आनी चाहिए, बाइनरी कोडिंग आपको आनी चाहिए। तो इतनी चीजें जो है इसमें आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अर्धचालक से आप क्या समझते हो, ऊर्जा स्तर वगैरह बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मेन जो चीजें हैं आपको इतनी चीजें तो आनी ही चाहिए, ठीक है। अब लास्ट में आते हैं अध्याय 15। अध्याय 15, अध्याय 15 है हमारा संचार व्यवस्था साथियों, संचार व्यवस्था, कम्युनिकेशन सिस्टम, संचार व्यवस्था। अब संचार व्यवस्था की बात करी जाए साथियों तो संचार व्यवस्था में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक निकल के आता है वो है हमारे पास कौन सा, वो हमारे पास मॉड्यूलन आता है कि भाई मॉड्यूलन आपको आना चाहिए। मॉड्यूलन से क्या समझते हो, वी मॉड्यूलन से क्या समझते हो, ठीक है। संचार व्यवस्था के अवयव कौन कौन से हैं, ठीक है। इसके अलावा आपका तीसरा नंबर पे मैं डाल ले रहा हूँ कि भाई जो एंटीना जिससे भेजते हैं सिग्नल, एंटीने की ऊंचाई, ठीक है, प्रेषित एंटीना की ऊंचाई का व्यंजक, बहुत इंपॉर्टेंट ये आ जाता है, एक डेरिवेशन है इसमें, प्रेषित एंटीना की ऊंचाई का व्यंजक, एंटीना की ऊंचाई का व्यंजक, ये निकल के आता है ये निकल के आता है साथियों, ठीक है, प्रेषित एंटीना की ऊंचाई का व्यंजक निकल के आता है। बस इतनी सारी चीजें हैं। अगर आप इसमें कुछ और चीजें अध्याय 14 में जोड़ना चाहते हो तो इसमें कुछ छोटे छोटे टॉपिक है, जैसे कि फोटो डायोड है, सोलर सेल है, ठीक है, और भी हमारा एलईडी है, इसमें छोटे छोटे और भी बहुत सारे टॉपिक है। अगर आप उन्हें भी कवर कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, आपका कुछ नहीं छूटेगा। बाकी 15 चैप्टर यहाँ पे हो गए हैं आप सभी के लिए एग्जाम में। इतने अगर आपने टॉपिक पढ़ लिए, मैंने आपको बहुत सारे टॉपिक गिना दिए यकीनन, लेकिन मैं आपसे बस इतना कहूंगा कि आपको 70 में से सिर्फ 35 करने हैं ऑब्जेक्टिव, ठीक है। 70 में से सिर्फ 35 ऑब्जेक्टिव बनाने हैं, 20 लघु उत्तरीय प्रश्न में से सिर्फ 10 बनाने हैं, और 6 लॉन्ग में से सिर्फ 3 बनाने हैं। तो इसलिए आप अगर शुरू के मैं फिर से कहूंगा, अगर आप शुरू के 10 चैप्टर को अगर आप बहुत अच्छे से पढ़ लोगे, जितने शुरू के 10 चैप्टर के मैंने टॉपिक बताए हैं, अगर आप उनको अच्छे से कवर कर लोगे तो 11वां चैप्टर, 12वां, 13वां, 14वां चैप्टर कहीं ना कहीं आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप अंतिम समय में तैयारी कर रहे हैं तो, ठीक है, और ये सोच रहे हैं कि कुछ तो पढ़ के पास हो जाए, तो मैं बस इतना कहूंगा कि शुरू के 10 चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ लेना। अगर आपने साल भर पढ़ा है तो पूरा पढ़िएगा, पूरा रिवीजन करिएगा, जितने सारे टॉपिक बता दिए हैं इनको कवर करिएगा अच्छे से, इन पे ज़्यादा ध्यान दे के जाइएगा, ठीक है। मेहनत करिए, यकीनन इस बार विजय हमारी है। याद रखिएगा कि वी आर विद्याकुलियंस, और इस बार झंडे गाड़ने हैं, ठीक है। मिलते हैं आप सभी से, आप सभी की अगली कक्षा में। तब तक सभी साथी अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर। ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा अपने सारे दोस्तों, मित्रों, साथियों को। बाय बाय, जय हिंद।